कैसे एक छोटे से झूठ से पूरे 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसे भारत का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जाने लगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सत्यम कंप्यूटर्स के चेयरमैन रामालिंगा राजू कैसे भारत के सबसे बड़े स्कैमर बने। रामालिंगा राजू का जन्म 16 सितंबर 1954 को आंध्र प्रदेश के एक जिले में होता है। उसके पिता एक किसान थे जो बाद में 1916 के टाइम पर बिजनेस की तलाश में हैदराबाद पहुंच गए थे। उन्होंने वहां पर अपना छोटा बिजनेस चालू किया। राजू ने अपना स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज से बीकॉम किया और उसके बाद एमबीए करने यूएसए चला गया। यूएसए से लौटने के बाद उसकी 22 साल की उम्र में शादी हो गई। उसके बाद उसने धनंजय होटल्स और श्री सत्यम स्पिनिंग मिल जैसे कई स्टार्टअप किए, मगर उसमें उसका इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जिसको वजह से उसको ये स्टार्टअप बंद करने पड़े। उसके बाद वो रियल एस्टेट के बिजनेस में चला जाता है और वो एक नई कंपनी खोलता है जिसका नाम था माइथस। माइथस का नाम सत्यम का उल्टा करके लिखा गया था। बाद में यही माइथस राजू के इस स्कैम को एक्सपोज करने में एक बड़ा जरिया बनती है। अब राजू 1987 में अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एक और कंपनी खोलता है जिसका नाम वो रखता है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, और उसका यही एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। इस कंपनी का काम था दूसरे कंपनीज की कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उनके सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना। 1991 में सत्यम को अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिला, जॉन डियर। ये वही कंपनी है दोस्तों जिसके ट्रैक्टर इंडिया में चारों तरफ दिखाई देते हैं। इतनी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आना एक इंडियन कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस समय पर इंटरनेशनली डाटा सेंड करने पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे, तो राजू ने सारे ही पेपर वर्क और सरकार से मंजूरी ली ताकि वो कंप्यूटर डेटा इंटरनेशनली सेंड या रिसीव कर सके। 1992 में ये कंपनी पब्लिक हो गई और सत्यम ने अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिए जिससे पब्लिक उसके शेयर्स खरीद और बेच सकती थी। इसके बाद 1995 में आंध्र प्रदेश के एक नए सीएम इलेक्ट हुए जो अपने राज्य को डेवलप और मॉडर्न बनाना चाहते थे, खासकर टेक्नोलॉजी में, और उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। ये उनके राज्य का फ्यूचर बदल सकती थी क्योंकि आईटी सेक्टर में इतना पोटेंशियल था कि वो नई जॉब क्रिएट कर सकती थी, फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट कर सकती थी और इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती थी। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश के सीएम ने राजू को अपने कई प्रोजेक्ट्स में शामिल कर लिया। उनमें से एक सबसे ज्यादा फेमस था मी कोसम, जिसका इंग्लिश में मतलब है फॉर यू। मी कोसम एक ऐसा पब्लिक सर्विस प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट की सर्विस को और डिजिटल और एक्सेसिबल बनाता, और इन्हीं कारणों से राजू की सीएम से पर्सनल लेवल तक दोस्ती हो गई। वो सीएम से किसी भी टाइम कहीं भी कैसे भी मिल सकता था, फॉर्मल या इनफॉर्मल कैसे भी, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अगर आसान शब्दों में कहें तो राजू के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट बन गया था जिससे उसको सत्यम को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिली। 1999 में राजू एक और कंपनी लॉन्च करता है जिसका नाम वो सत्यम इन्फोवे रखता है। ये भारत की उन बड़ी कंपनियों में से एक थी जो शुरुआती दौर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। अब सन 2000 के दशक की शुरुआत में सत्यम ग्रो तो कर रही थी लेकिन इसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले ये बहुत कम ग्रो कर रही थी। ये प्रॉफिट तो कमा रही थी लेकिन उतना ज्यादा नहीं, इसलिए इसके इन्वेस्टर भी इसमें पैसे लगाने के लिए हिचकिचा रहे थे और इसी कारण से इसके शेयर प्राइस भी काफी कम थे। अब सन 2002 की शुरुआत में राजू ने अपने पहले 3 महीने का प्रॉफिट देखा। वो नंबर बहुत ही कम था और अगर वो प्रॉफिट पब्लिक में दिखाता तो उसके शेयर का प्राइस बहुत नीचे आ सकता था और मीडिया भी उसके बारे में कुछ नेगेटिव लिख सकती थी। तभी राजू के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो प्रॉफिट को थोड़ा सा बढ़ा दे, यानी कि अगर प्रॉफिट 30 करोड़ है तो उसमें 10 या 20 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए जाएं, जिससे लोगों को लगेगा कि प्रॉफिट तो अच्छा खासा है लेकिन असलियत में वो प्रॉफिट था ही नहीं, वो सिर्फ एक दिखावटी नंबर था। तो उसने अपनी शुरुआत में सिर्फ 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट में ऐड किए और किसी को भनक तक नहीं लगी और यहीं से पूरे स्कैम की शुरुआत होती है। अब अगले 3 महीने में उसके पास 2 प्रॉब्लम थी। एक तो असलियत में जो प्रॉफिट था वो बहुत कम था और उसने एक अलग से जो 20 करोड़ का नंबर ऐड किया था वो एक गैप बना रहा था, और अगर वो असली प्रॉफिट दिखाता और ये पिछले प्रॉफिट से काफी कम होता तो लोगों को शक होने लगता, और इसीलिए उसने पकड़े जाने के डर से फिर से प्रॉफिट बढ़ा दिया और ये कई सालों तक चलता रहा। असली प्रॉफिट यहाँ था लेकिन राजू अपने प्रॉफिट को यहाँ बता रहा था। ऐसा करते करते ये गैप इतना बड़ा हो गया कि राजू अगर खुद चाहता तो भी वह उस गैप को पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए राजू को इसका सॉल्यूशन ढूंढना था। इसीलिए उसने फेक कैश बैलेंस दिखाया, फेक एफडी की और फर्जी बैंक अकाउंट भी बनाए
राजू लोगों को बता रहा था कि उसके पास 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का कैश है, मगर ये असलियत में था नहीं। इस स्कैम के बारे में ना ही किसी एम्प्लॉय को पता चला, ना ही पब्लिक को। और यहाँ तक कि ऑडिटर्स, जिनका काम ही होता है किसी कंपनी की रिपोर्ट को अच्छी तरह से चेक करना, उसके सारे बैंक बैलेंस चेक करना, ताकि कंपनी झूठ ना बोल सके, लेकिन PwC प्राइस वाल्टर हाउस कूपर, जो इस समय सत्यम की ऑडिटिंग कर रही थी, वो भी इसका पता नहीं लगा पाई। उन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। PwC ने बैंक बैलेंस को वेरीफाई ही नहीं किया और सीधे जांच के बदले उसने फोटोकॉपी पर ही ट्रस्ट कर लिया। और यही सिस्टम की गलतियां इस स्कैम को और बढ़ावा दे रही थी। ये स्कैम इतना बड़ा हो चुका था कि राजू भी अब उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। राजू अपने इन्वेस्टर को ये कन्विंस कर रहा था कि उसकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट से भी ज्यादा अच्छा कर रही है। राजू को इस स्कैम को खत्म करने के लिए एक आइडिया आता है। राजू चाहता था कि सत्यम कंप्यूटर्स की पुरानी कंपनी माइनस प्रॉपर्टीज को खरीद ले, जिसका मालिक राजू खुद था, और वो इस कंपनी को बहुत ऊंचे दाम में खरीदना चाहता था। यानी 5-6 हजार करोड़ रुपए तो माइनस प्रॉपर्टीज को खरीदने में लग गए। इससे उसका ये गैप काफी कम हो जाता। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। सत्यम एक IT कंपनी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड एक कंपनी थी, जबकि माइनस प्रॉपर्टीज एक रियल एस्टेट बिजनेस यानी कि रोड, बिल्डिंग, ये सब कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी थी। तो इसका क्या ही मैच होता। इसलिए इन्वेस्टर्स और लोगों को इस पर शक होने लगा और ये माइटस को खरीदने की नाकाम डील कैंसिल हो गई। इस डील के कैंसिल होने के बाद लोग सत्यम के मैनेजमेंट पर सवाल उठाने लगे और इसके शेयर के प्राइस नीचे गिरने लगे। और इन सब के बाद राजू पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा और इसी के चलते वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेटर लिखता है, जिसमें वो कन्फेस करता है कि सत्यम ने अभी तक जितना भी प्रॉफिट दिखाया है वो सब एक झूठ था। उसने कंपनी के अकाउंट में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की थी, जिससे लगभग 7,000 करोड़ का स्कैम हुआ। उसने अपने लेटर में ये भी बताया कि कैसे एक छोटा सा झूठ इतने बड़े स्कैम तक पहुंचा। उसमें लिखा था, It was like riding a tiger, not knowing how to get off without being eaten। उसका मतलब था कि ये एक बाघ की सवारी जैसा था, जिससे उतरना यानी कि मौत। और जैसे ही लेटर लोगों के सामने आया, लोगों में हड़कंप मच गया और सत्यम के शेयर के प्राइस इतने जल्दी नीचे गिरे कि पिछले कुछ महीनों में वो 500 के ऊपर चल रहे थे, और जब ये लेटर सामने आया तो ये सिर्फ 6 रुपए बचा। सत्यम का पूरा मार्केट एक रात में ही खत्म हो गया। उस कंपनी में 50,000 से ज्यादा लोग काम करते थे, जिनको अपनी जॉब जाने का डर सताने लगा। इंडियन IT सेक्टर की पूरी दुनिया में बदनामी होने लगी और इसी कारण से सरकार इस मामले में दखल देती है, ताकि वो 50,000 लोगों की जॉब और इंडियन IT सेक्टर की रिपुटेशन बचा सके। और बाद में जाकर सत्यम कंप्यूटर्स को एक टेक महिंद्रा नाम की कंपनी खरीद लेती है। महिंद्रा सत्यम बन जाती है और इसी कारण से अगले दिन ही आंध्र प्रदेश की पुलिस राजू और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी से विश्वासघात करने और षड्यंत्र रचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। राजू के ऊपर उस समय पर चार्ज इतने सीरियस थे कि अगर वो उस समय पर दोषी पाया जाता तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उसके पूरे जीवन काल की जेल हो सकती थी। राजू ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए, लेकिन राजू का कहना था उसने ये घोटाला अपने लिए नहीं बल्कि कंपनी को बड़ा करने के लिए किया था, और उसके इस स्कैम से राजू को पर्सनली बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। मगर ये एक झूठ था, क्योंकि ये चार्ट दिखाता है कि कैसे कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर यानी कि जो कंपनी को फाउंड करते हैं उनके शेयर्स 2002 से कम होते चले गए। सितंबर 2009 में राजू को एक छोटा सा हार्ट अटैक आता है, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इसीलिए राजू को बेल मिल जाती है, लेकिन कुछ शर्तों पर। पहली शर्त थी कि वो रोज पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शक्ल दिखाएगा, ताकि ये कंफर्म होता रहे कि वो शहर छोड़कर तो नहीं भाग गया। दूसरी शर्त थी कि वो किसी भी गवाह या फिर सबूत को मिटाने या फिर छिपाने की कोशिश नहीं करेगा, और इन्हीं शर्तों पर उसे बेल मिल जाती है। लेकिन इसके अगले साल 26 अक्टूबर 2010 को CBI के हाथ में एक केस पहुंचता है। CBI सुप्रीम कोर्ट से राजू की बेल कैंसिल करवा देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि राजू एक बहुत पावरफुल आदमी है जो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर सबूतों को तबाह कर सकता है, और उसका जेल में रहना ही इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए राजू को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके एक साल बाद 4 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट राजू को फिर से बेल दे देता है, लेकिन इस बार इसका कारण अलग था। इस बार राजू को बेल मिलने का कारण था CBI। 90 दिनों के अंदर राजू के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर एक प्रॉपर चार्जशीट बनाकर कोर्ट में जमा नहीं कर पाई, और इसी कारण से इंडियन लॉ के तहत राजू को बेल मिल जाती है। इस लॉ के तहत पुलिस या फिर कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी अगर 90 दिनों के अंदर एक प्रॉपर चार्जशीट बनाकर नहीं जमा कर पाती है तो उस आरोपी को अपने आप ही बेल मिल जाती है, भले ही उसने कितना ही सीरियस क्राइम किया हो। राजू को बेल मिलने के 2 साल बाद ये केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED के हाथ में पहुंचता है। ED राजू और 212 और लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज कराती है। ED मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस को देखती है, तो ED ने इन लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें
तो अगर एक आदमी ड्रग डीलिंग या करप्शन से पैसे कमाता है और अगर वो उसको डायरेक्ट बैंक में रखेगा तो वो सरकार की नजरों में आ जाएगा। तो इसीलिए वो पैसा वो किसी बिजनेस में या फिर किसी एसेट को खरीदने में लगा देता है ताकि वो पैसा लीगल लगे। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजू और उसके साथियों ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल किया है ताकि वो फ्रॉड के पैसे को छुपा सके। उसने पैसे को कई जगह से ट्रांसफर कराया ताकि उसके ओरिजिनल सोर्स को कोई न खोज पाए। बाद में ये पैसा प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा दिया ताकि ये पैसा लीगल लगे। और अप्रैल 2025 में कोर्ट ने राजू और 212 और लोगों को दोषी करार करते हुए फिर से जेल में डाल दिया। लेकिन इसके 1 महीने बाद हैदराबाद की कोर्ट ने राजू को फिर से बेल दे दी। लेकिन इस बेल को कराने के लिए राजू को 10 लाख रुपए और 212 और लोगों को 50-50 हजार रुपए देने पड़े। राजू के लिए 10 लाख रुपए बहुत ही छोटी रकम थी। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि उस ऑडिटिंग कंपनी यानी PwC जिसके पास सत्यम की ऑडिटिंग करने की जिम्मेदारी थी उसका क्या हुआ। तो PwC को इस केस के लगभग 9 साल बाद यानी जनवरी 2018 में सेबी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया। सेबी एक ऐसी अथॉरिटी है जो सारी फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर है और ये 2 साल का बैन किसी भी ऑडिटिंग कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी सजा थी। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि PwC ने ऑडिटिंग अच्छे से नहीं की थी और वो राजू का इस फ्रॉड को करने में साथ दे रही थी। इस कहानी में हमें देखने को मिला कि कैसे भारत का एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन जिसको लोग अपना मेंटोर समझते थे वो भारत के सबसे बड़े फ्रॉड में से एक बन गया और कैसे एक छोटा सा झूठ एक इतने बड़े स्कैम को अंजाम दे सकता है। इस स्कैम के बाद सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून लाए और भारत की सारी फाइनेंशियल अथॉरिटीज स्ट्रिक्ट बन गई। ये कहानी थी सत्यम के 7,000 करोड़ के फ्रॉड की। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।